हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्थान एजुकेशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर टी.आर. चौधरी और आपके साथ फिर से हाजिर हूं एक ऐसे आधुनिक विज्ञान के टॉपिक को लेकर जो मानव जीवन में अत्यंत उपयोगी टॉपिक है। और वो टॉपिक है अपना जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है, जैव प्रौद्योगिकी में किसका अध्ययन किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत क्या है, जैव प्रौद्योगिकी के साधन क्या है, जैव प्रौद्योगिकी के प्रोसेस क्या है, इन सारे बातों पर, इन सभी विषयों पर अपन ने विस्तार से चर्चा की है लास्ट टॉपिक में। ये 12वीं विज्ञान का 12वां चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मैं सबसे पहले इस चैप्टर का 12th बोर्ड में सामान्य अध्ययन अर्थात इस चैप्टर से संबंधित कैसे प्रश्न किस रूप में क्या पूछा जाएगा इसकी बात करूं तो मैं आपको पहले से ही बता दूं कि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर जगह सस्पेंस पैदा है, हर जगह एक नई जानकारी, हर जगह एक नई बात आपके जीवन में मिलेगी और इस नई बात को उस एग्जाम में पूछे जाने का तरीका भी एक नया होगा। और वो तरीका यह है कि इस चैप्टर से कोई भी बड़ा प्रश्न नहीं आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर भी अपने 12वीं विज्ञान बोर्ड का जो माध्यमिक शिक्षा का एग्जाम है जिसे अपन मिशन मेरिट के नाम से लेके चल रहे हैं, उसमें 4 नंबर के प्रश्न आपको देने वाला है अर्थात 4 नंबर के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। अगली बात यह है कि ये प्रश्न है वो 1+1+1+1 अर्थात चारों प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे। अर्थात इस चैप्टर से आपको कोई बड़ा प्रश्न याद नहीं करना है और वो चारों प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे। किस रूप में होंगे, कैसे होंगे, कहां पूछे जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इस चैप्टर में से 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे अर्थात अल्फाबेट वाले अबसदे वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न ज्ञान का होगा और दूसरा अबसदे का जो प्रश्न है वो ज्ञानोपयोग का होगा। पहला प्रश्न ज्ञान का होगा, दूसरा अबसदे का प्रश्न ज्ञानोपयोग का होगा। 2 प्रश्न इस चैप्टर से अल्फाबेट या वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे अर्थात आपको इस चैप्टर की एक-एक लाइन याद करनी है। आप अपनी मिशन मेरिट को लेके चल रहे हैं, आप हमसे जुड़े हैं मिशन मेरिट के साथ, तो आपको पहले बता दूं इस चैप्टर से 4 प्रश्न 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे अर्थात प्रत्येक लाइन इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट है अर्थात आपको हर एक बात को विस्तृत रूप से बताने वाला हूं। और आगे बता दूं 2 प्रश्न अति लघुरात्मक आएंगे, एक प्रश्न अवबोध से आएगा और एक प्रश्न ज्ञानोपयोग से आएगा अर्थात कुल मिला के 4 प्रश्न इस चैप्टर से 1-1 नंबर के आने वाला है। तो मिशन मेरिट के जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि इस चैप्टर से 4 प्रश्न 1-1 नंबर के आने वाला है जिसमें 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होने वाले हैं और 2 प्रश्न आपके सामान्य अति लघुरात्मक प्रश्न होने वाले हैं। अब अगली मैं बात आपको बता दूं कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है। जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा आप पहले ही जान चुके हैं और मैं एक बार आपको फिर बता देता हूं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान, अनुवांशिक अभियांत्रिकी, रासायनिक अभियांत्रिकी का सघन एकलव्य यानी एकात्मक रूप से अध्ययन किया जाता हो, सघन एकात्मक अध्ययन करते हुए उसके उपयोग की जानकारी प्रदान करती हो, वो शाखा ही जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। जो बात पहले परिभाषा में थी बायोटेक्नोलॉजी की, वही जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा अब होने वाली है। इस परिभाषा के साथ ही आप ये कहेंगे कि यहां जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग आपको पढ़ने, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन क्या है, बायोटेक्नोलॉजी मानव जीवन में किस किस रूप में उपयोग मिली जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा आप कृषि के क्षेत्र में कई प्रकार के अनुसंधान करके नए कृषि उत्पादों को प्राप्त कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र में नए अनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा कीट प्रतिरोधी किस्में प्राप्त कर सकते हैं। अनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा कृषि के क्षेत्र में जैव पुष्टिकरण बायोफोर्टिफिकेशन वाली पादप किस्में प्राप्त कर सकते हैं। इससे कीट प्रतिरोधी पादप किस्में प्राप्त कर सकते हैं, अधिक उत्पादकता देने वाली पादप किस्में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ कृषि के साथ साथ इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग आप चिकित्सा के क्षेत्र में अर्थात मेडिसिन के फील्ड में भी किया जा सकता है और 30 से अधिक प्रकार के अनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा उत्पन्न किए गए प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, जैव अणु या जैव सक्रिय पदार्थ है जिसका उपयोग मानव जीवन में औषधीय रूप में या विभिन्न प्रकार के रोगों की पहचान करने में या विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने में या यूं कहें कि इम्यूनिटी को क्रिएट करने में उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ इस जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग आणविक निदान के क्षेत्र में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस
एक ऐसी प्रक्रिया जिसकी सहायता से मानव शरीर में उत्पन्न होने वाले गंभीर बीमारियों के लक्षण प्रकट होने से पहले ही इस तकनीक द्वारा जांच से आप किसी विशेष प्रकार के रोग की उत्पत्ति और उत्पत्ति करने वाले साधनों का पता इस तकनीकी द्वारा लगाया जा सकता है। साथ ही साथ इस तकनीकी का उपयोग विशेष प्रकार के कार्बनिक खाद को उत्पन्न करने में किया जा सकता है, जिससे कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। इस तकनीकी का उपयोग जैव उर्वरकों के रूप में करके और कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ आप इस तकनीकी को उपयोग में लेकर के और विशेष प्रकार के आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी से पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करते हुए और ऐसे पुनर्योगज जंतुओं या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजेनिक जीवों की उत्पत्ति करें और वो जीव ऐसे विशेष प्रकार के पदार्थों की उत्पत्ति करें जो मानव में कई प्रकार के रोगों के उपचार में काम आ सकते हैं और कई प्रकार के रोगों की उत्पत्ति को रोकने में सहायक हो सकते हैं। और साथ ही साथ इनका उपयोग एक विशेष प्रकार की ट्रांसजेनिक फसलें या आनुवांशिक रूपांतरित फसलें प्राप्त करके और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए भी इस तकनीकी का उपयोग किया जा सकता है। तो जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के जो क्षेत्र है वो विस्तृत है और इन क्षेत्रों के बारे में अपन इस चैप्टर में विस्तार से एक एक लाइन को टच करते हुए और अध्ययन करने वाले हैं। तो आप दिल थाम के जुड़िएगा इस उत्थान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में सबसे पहला जो अनुप्रयोग है वो है कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग। आधुनिक युग में कृषि उत्पादकता को विशेष प्रकार की आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी, विशेष प्रकार के जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट पादप तैयार कर और कृषि उत्पादकता की गुणवत्ता, कृषि उत्पादकता में रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले, कृषि उत्पादकता में कीट प्रतिरोधक क्षमता वाले, कृषि उत्पादकता में विशेष प्रकार के नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों विशेष प्रकार के नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को सेल्फ निर्मित करने वाले पादप प्रजातियों को उत्पन्न किया गया है और ऐसी प्रजातियों का प्रयोग कृषि उत्पादकता के रूप में कर कृषि उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि और विकास किया गया है। इसी क्रिया को बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से कृषि उत्पादकता में बढ़ावा लाना अर्थात ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि कृषि उत्पादकता में जैव प्रौद्योगिकी का जो क्षेत्र है उसको आप 3 भागों में ले सकते हैं। एक तो कृषि रसायनों पर आधारित कृषि करवाकर, ऐसे रासायनिक पदार्थों को उपयोग में लेकर के और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दे सकते हैं आप। देखिएगा, अब पहले कृषि उत्पादकता में जैव प्रौद्योगिकी को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसमें आप कृषि उत्पादकता में बढ़ावा ला सके। तो मैं आपको बता दूं कि अपन जिस क्षेत्र से आते हैं पश्चिमी राजस्थान में, वहां पर अभी तक कृषि उत्पादकों या कृषि उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए कृषि रसायनों पर आधारित कृषि करवाई जा रही है। कृषि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग अभी आप बाद में देखेंगे। पहले में आप कृषि रसायनों पर आधारित कृषि करवाकर कृषि उत्पादकता में किस रूप में बढ़ावा किया जा रहा है, तो मैं आपको यहां बता दूं, अपने इस क्षेत्र में जो नहरी क्षेत्र है या आसपास का जो भी क्षेत्र है वहां पर, या पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र है वहां पर सामान्यतः कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से अभी रासायनिक खाद या केमिकल फर्टिलाइजर को अधिक मात्रा में उपयोग में लेकर के और कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा रहा है, जो मानव जीवन के लिए अत्यंत ही हानिकारक है। क्योंकि इस प्रकार की जो विधि है, इस विधि में जो कृषि उत्पादकता को बढ़ाने वाले केमिकल फर्टिलाइजर है, रासायनिक उर्वरक है, वो मनुष्य में कई प्रकार के दुष्प्रभाव उत्पन्न करते हैं। साथ ही साथ मनुष्य की जैविक क्षमता को या यूं कहें कि विटिलिटी पावर को भी कम कर रहे हैं। अर्थात इस प्रकार की जो खेती है वो मानव जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक है। तो इससे छुटकारा देने के लिए आपको कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करना पड़ेगा। अब अगली जो स्टेप है वो कार्बनिक या जैविक खाद आधारित कृषि करवाकर, अब कार्बनिक या जैविक खाद उत्पन्न करने में भी बायो टेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी का योगदान है। जैसे मैं आपको कहूं कि अपने पहले चैप्टर में, इससे पहले चैप्टर में अपन ये देखा था कि जो गोबर गैस संयंत्र है जिसमें जैव प्रौद्योगिकी को या सूक्ष्म जीवों को उपयोग में लेकर के कूड़े करकट या गोबर जैसे अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन कराते हुए विशेष प्रकार की
एक गैस प्राप्त होती है जिसे बायोगैस कहा था। इस बायोगैस का उपयोग आपने घरेलू साधनों या घरेलू प्रकाश उत्पन्न करने में, भोजन पकाने में या पानी गर्म करने में आदि प्रकार के उपयोगों में ले रहे थे। साथ ही साथ जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहा था वो एक विशेष प्रकार की जैविक खाद थी, उसका उपयोग करके आप कृषि उत्पादकता में बढ़ावा ला सकते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि इस विधि में या ऐसा करने में आपको विशिष्ट प्रकार के आनुवांशिक रूपांतरित जीव या फसलों को उत्पन्न किया जा सकता है। इस प्रकार से आनुवांशिक रूपांतरित जीव, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं अपन, जिसको शॉर्ट में GMO कहते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवांशिक रूपांतरित सूक्ष्म जीव। अर्थात कुछ जीवों में, ऐसे जीवों को ट्रांसजेनिक जंतु भी कहते हैं या ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीव भी कहते हैं या ट्रांसजेनिक पादप भी कहते हैं। क्या है, किस प्रक्रिया के द्वारा? तो ये कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने वाली तीसरी विधि है जिसमें आप कृषि उत्पादकता में बढ़ावा ला सकते हैं। पहली विधि, कृषि में विशेष प्रकार के रासायनिक उर्वरकों को उपयोग लेकर कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। दूसरा है जैविक उर्वरकों को उपयोग में लेकर के या जैविक खाद बना करके या सूक्ष्म जीवों को जैव उर्वरकों के रूप में उपयोग में लेगी। सारी बातें अपन 10वें चैप्टर में कर चुके हैं। सूक्ष्म जीवों को जैविक खाद के रूप में या नाइट्रोजन स्त्री कारक के रूप में उपयोग में लेकर के आप कृषि उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, जो आपके लिए खास हानिकारक नहीं है। अर्थात कृषि उत्पादकता भी बढ़ रही है, साथ ही साथ आपकी वाइटल पावर पर कोई विशेष प्रकार का साइड इफेक्ट उत्पन्न नहीं हो रहा है, वो भी अच्छी थी। पर अब वैज्ञानिक उससे भी आगे बढ़ चुके हैं और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विशेष प्रकार से आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक द्वारा किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन कर, किसी जीव के डीएनए में परिवर्तन कर, डीएनए में एक वांछित लक्षणों वाली जीन को समावेशित कर एक विशेष प्रकार के ऐसे रासायनिक पदार्थों एक ऐसे कृषि उत्पादों को उत्पन्न किया गया है जिसमें एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ, सूक्ष्म जैव अणु या ऐसे जैव अणु की उत्पत्ति की गई है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार में भी किया जाने लगा है। या यूं कहें कि विभिन्न प्रकार से कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए ऐसी फसलों के आनुवांशिक पदार्थ में इस प्रकार से परिवर्तन करें, फसलों के आनुवांशिक पदार्थ में इस प्रकार से परिवर्तन करें कि वो फसलें अपनी उत्पादकता को बढ़ा दें, सभी प्रकार के वातावरण में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अनुकूलित कर लें। बारिश, अधिक ताप, अधिक ठंड और ओलावृष्टि जो होती है उसमें फसलों को कोई विशेष नुकसान नहीं हो, ऐसी फसलों को अब आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक के द्वारा उत्पन्न कर कृषि उत्पादकता में बढ़ावा लाने का भयंकर या अत्यधिक सफल रूप से प्रयास वैज्ञानिकों ने किया है। उसी के क्रम में आपने एक विशेष प्रकार का ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म यानी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव को उत्पन्न कर लिया। वो जीव क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा की बात करूं कि ये ट्रांसजेनिक जीव होता क्या है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है और किस किस जीव को आप ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यदि किसी सूक्ष्म जीव, वो सूक्ष्म जीव जीवाणु हो सकता है, वो सूक्ष्म जीव कवक हो सकता है और वो जीव पादप हो सकते हैं, कोई पादप कोशिका या पादप सजीव हो सकता है या कोई जंतु कोशिका या जंतु सजीव हो सकता है। उन जीवों के आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए में ऐसा वांछित परिवर्तन किया जाए या डीएनए में ऐसी विशिष्ट जीन को समावेशित किया जाए या उसकी जीन में काट छांट करके ऐसे विशिष्ट लक्षणों को उत्पन्न किए जाए जो मानव उपयोगी क्रियाओं को करने में सार्थक हो, संभव हो। तो इस प्रकार से किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन करने से उत्पन्न होने वाला जो नया जीव है उस जीव को आप ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या आनुवांशिक रूपांतरित सजीव कहते हैं। वो आनुवांशिक रूपांतरित सजीव कोई सूक्ष्म जीव भी हो सकता है, कोई जंतु भी हो सकता है और कोई पादप भी हो सकता है। अब देखिएगा कि आनुवांशिक रूपांतरित पादपों को उत्पन्न करने का जो तरीका है वो जंतुओं की तुलना में ज्यादा आसान और सरल है, क्योंकि पादपों में ऐसी पादप कोशिकाएं भी होती है जिसमें संपूर्ण पादप शरीर
को उत्पन्न या निर्मित करने की क्षमता पाई जाती है। ऐसी पादप कोशिकाएं होती है विभजोत की कोशिका, और इस विभजोतक में उपस्थित एक पादप कोशिका में पूर्ण सख्तता की क्षमता, टोटिपोटेंसी की पावर पाई जाती है। इस पूर्ण सख्तता या टोटिपोटेंसी की पावर के कारण इस एक अकेली पादप कोशिका को संवर्धन माध्यम में संवर्धित करवाकर उत्तक संवर्धन तकनीकी द्वारा संपूर्ण पादप शरीर का निर्माण किया जा सकता है। अर्थात आप ऐसी पादप कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन करवाकर एक वांछित जीन को समावेशित कर या उसकी जीन में काट छांट करके एक नई कोशिका प्राप्त कर दी, और ऐसी कोशिका को कृत्रिम संवर्धन माध्यम में संवर्धित करवाकर एक संपूर्ण पादप शरीर की उत्पत्ति आपने कर ली। इस प्रकार से उत्पन्न होने वाला यह पादप शरीर अब आनुवंशिक रूपांतरित पादप शरीर या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो पादप होते हैं, वो पादप किस प्रकार से कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देंगे। परिभाषा के बाद मैं उनके गुणधर्म या विशेषता की बात करूं तो मैं ये कहूं कि आनुवंशिक रूप से रूपांतरित हुए पादप अब कृषि उत्पादकता में बढ़ावा कैसे देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊं कि उनके कृषि उत्पादकता में बढ़ावा देने का जो सबसे सिंपल तरीका है वो ये है कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा जो आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड आनुवंशिक रूपांतरित पादप प्राप्त किए हैं, उन पादपों में जो पादप प्राप्त किए हैं उनमें अजैव प्रतिबल, अजैव प्रतिबल जैसे अधिक ताप, अधिक ठंड, पाला पड़ता है जो, ओलावृष्टि आदि की जो क्रिया है उनसे ये पादप प्रतिरोधकता रखते हैं। अर्थात इन पादपों की आनुवंशिक अभियांत्रिकी में या यूं कहें आनुवंशिक पदार्थों में इस प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं जिससे ऐसे जैव बल अधिक ताप को सहनशील करने की क्षमता भी पाई जाती है, अधिक ठंड को सहन करने की क्षमता भी पाई जाती है, अधिक जल को सहन करने की क्षमता भी पाई जाती है, अधिक शुष्कता को सहन करने की क्षमता भी पाई जाती है। साथ ही साथ ऐसे पादपों में अत्यधिक लवणीयता को सहन करने की क्षमता भी पाई जाती है, और इस क्षमता की उपस्थिति के कारण ऐसे पादप इन प्राकृतिक अजैव प्रतिबलों से सामना करते हुए फसल उत्पादकता में बढ़ावा देते हैं, अर्थात फसल उत्पादकता में कमी नहीं होने देते हैं। दूसरा है, इस प्रकार के जो पादप होते हैं अर्थात जेनेटिकली मॉडिफाइड जो पादप होते हैं उनमें पीड़क प्रतिरोधी गुणधर्म उत्पन्न कर लिए जाते हैं। अर्थात किसी पादप के आनुवंशिक पदार्थ में ऐसी विशिष्ट प्रकार की जीन को समावेशित किया जाता है जिससे एक विशिष्ट प्रकार की पीड़क यानी कीट के प्रति एक विशिष्ट प्रकार का पीड़क मतलब पादपों को पीड़ा पहुंचाने वाले सामान्यतः कौन होते हैं? कीट होते हैं। एक विशिष्ट प्रकार के पादपों को पीड़ा पहुंचाने वाले जो पीड़क होते हैं, कीट होते हैं, उन कीटों के विरुद्ध पादप खुद में एक जैविक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, एक विशेष प्रकार की क्षमता उत्पन्न हो जाती है जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। और तीसरी तो तरीका है उसमें वो पादप अपनी आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीकी में परिवर्तन के द्वारा पादप में ऐसी क्षमता या ऐसे गुणधर्म उत्पन्न किए जाते हैं जिससे पादप मृदा में उपस्थित खनिज लवणों को बहुत आसानी से और अधिक मात्रा में अवशोषित करे, जिससे पादप का वृद्धि और विकास अधिक हो और फसल उत्पादकता में बढ़ावा आ जाए। तो खनिज लवणों को अवशोषित करने में सुलियता, खनिज लवणों को अवशोषित करने में आसानता, खनिज लवणों को अधिक मात्रा में अवशोषित करना। अगला जो इसकी तरीका है वो खाद्य उत्पादकता में गुणवत्ता बढ़ जाती है। अर्थात किसी पादप के आनुवंशिक पदार्थ में इस प्रकार का परिवर्तन करें कि उसके खाद्य उत्पादन में कोई विशेष प्रकार का हार्मोन, कोई विशेष प्रकार की प्रोटीन, कोई विशेष प्रकार का एमिनो अम्ल, कोई विशेष प्रकार की वसा, कोई विशेष प्रकार का पोषक तत्व की मात्रा में वृद्धि हो जाए। ऐसा सब आपने 9वें चैप्टर में विस्तार से पढ़ा था। जो आप आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा ऐसे पादप प्राप्त करें जिससे जो पादपों के जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनमें खाद्य उत्पादन की गुणवत्ता अच्छी हो जाए। खाद्य उत्पादन की गुणवत्ता में क्या आ जाए? खाद्य उत्पादन में गुणवत्ता में वृद्धि आ जाए। अगला है पादपों में ऐसी तकनीकी
या ऐसी आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा ऐसी जीन को समावेशित करें जिससे पादप के खाद्य उत्पादन के साथ साथ एक विशेष प्रकार की औषधि के रूप में या यूं कह दे औषधि अनुरूप में अधिक मात्रा में काम आने वाले रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण करने लग जाए, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण होने लग जाए, एक विशेष प्रकार के हार्मोन का पादपों के खाद्य उत्पादों में ही निर्मित या निर्माण होने लग जाए। ऐसी क्रिया से आप पादपों की जो क्षमता है या गुणवत्ता है उसको आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आप कहेंगे कि इस क्रिया के द्वारा आप ऐसे पादपों को उत्पन्न किए जाते हैं, जीएमओ ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड पादप उत्पन्न किए जाते हैं जो मृदा में अधिक मात्रा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करवाकर मृदा की उर्वरकता को बढ़ा सकें। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर मृदा में इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरी कर मृदा की उत्पादकता को बढ़ा दें। ऐसे आप जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी या जैव प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लेकर के और ऐसे पादप अपन प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात इन सब गुणधर्मों और इन सब विशेषताओं के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा जेनेटिकली इंजीनियरिंग टेक्निक के द्वारा आप जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कर एक उन्नत पादप नस्लें, उन्नत पादप किस्मों को विकसित कर सकते हैं जिससे पादप उत्पादकता और कृषि उत्पादकता के साथ साथ कृषि गुणवत्ता और अजैव प्रतिबलों के विरुद्ध एक विशेष प्रकार की क्षमता को क्रिएट करके और आप कृषि उत्पादकता को आसानी से बढ़ा सकते हैं। अब अगली जो बात आई है कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए पादपों में विशेष प्रकार की आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी की सहायता से एक विशेष प्रकार की आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी की सहायता से पादपों के आनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन करें और इस परिवर्तन की सहायता से आप किस प्रकार से एक विशेष प्रकार के प्रतिरोधी क्षमता वाले पादपों को क्रिएट कर सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने ऐसा देखा कि एक विशेष प्रकार का जीवाणु है, उस जीवाणु में एक विशेष प्रकार की जीन उपस्थित रहती है और वो जीन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण करती है। वो प्रोटीन जीवाणुओं के अंदर उपस्थित वह जीन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण करती है। वो प्रोटीन जब तक जीवाणु में उपस्थित रहती है तो जीवाणु का जो कोशिका द्रव का माध्यम है वो अम्लीय रहता है और इस अम्लीय माध्यम के कारण वो प्रोटीन निष्क्रिय रूप से पड़ी रहती है। किंतु यदि उस जीन को उत्पन्न करने वाले इस प्रोटीन को उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं के पास जो जीन है उस जीन को आप आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के द्वारा आप यदि किसी पादप कोशिका में स्थानांतरित कर दें तो पादप कोशिका में पहुंच करके वो जीन अब एक वैसी प्रोटीन का संश्लेषण करती है जिस का पादप शरीर में स्टोरेज हो जाता है और जैसे ही कोई कीट पादपों को खाएगा तो उस कीट के आंत्र में वो प्रोटीन चली जाती है। जैसे ही वो प्रोटीन कीटों के आंत में जाती है तो कीटों के आंत में उपस्थित क्षारीय माध्यम में वो एक्टिव हो जाती है और सक्रिय होकर के और उस कीट की जो उपकला आहार नाल की जो उपकला कोशिका है उनकी पारगम्यता को बढ़ा देती है जिससे पूरा कीट फूलकर खत्म हो जाता है। अर्थात वैज्ञानिकों ने आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा किसी विशिष्ट जीवाणु और उस जीवाणु का नाम सदैव याद रखिएगा, वो जीवाणु है बैसिलस थ्रियोनजिनेसिस बैक्टीरिया। बैसिलस थ्रियोनजिनेसिस बैक्टीरिया अब शॉर्ट में उसको बीटी बैसिलस थ्रियोनजिनेसिस शॉर्ट में क्या कहते हैं, बीटी कहते हैं। उस जीवाणु का नाम क्या है, बैसिलस थ्रियोनजिनेसिस यानी बीटी जीवाणु। अब इस जीवाणु में एक विशेष प्रकार की जीन उपस्थित रहती है, उस जीन का नाम है क्राइजीन। क्या नाम है भैया, उस जीन का नाम है क्राइजीन। आप आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी को उपयोग में लेते हुए एक विशेष प्रकार के पीड़क प्रतिरोधी या कीट प्रतिरोधी फसलें उत्पन्न कर रहे हैं और उन फसलों को कोई कीट खा नहीं सकता है। जैसे ही कीट उस फसलों को खाएगा कीट मर के खत्म हो जाएगा। तो देखिएगा विज्ञान कहां तक पहुंच गई है और विज्ञान किस रूप में एक पीड़क प्रतिरोधी पादप किस्में उत्पन्न करते हुए पादप उत्पादकता को बढ़ाकर कृषि उत्पादकता में आत्मनिर्भरता स्थापित करने में सहायक होती है। तो आप कहेंगे कि एक बैसिलस थ्रियोनजिनेसिस नाम का बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया में एक विशेष प्रकार की जीन उपस्थित रहती है, उस जीन का नाम है क्राइजीन। क्या नाम है, क्राइजीन है। ये क्राइजीन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण करती है। जीन क्या काम करती है, प्रोटीन का संश्लेषण करती है। उस प्रोटीन का नाम है क्राई प्रोटीन। यहां तक तो आप
उस जीन का नाम उस प्रोटीन का नाम है क्राई प्रोटीन। अब यहां तक तो ठीक बात है। अब ये क्राई प्रोटीन क्या करती है? क्राई प्रोटीन का संश्लेषण जैसे ही बैक्टीरिया में होता है, वो तो अपने आप स्तर पड़ा रहता है, उसका बैक्टीरिया के शरीर में कोई विशिष्ट कार्य नहीं होता है। किंतु आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को काम में लेते हुए इस बैसिलस थ्रियोजेनेसिस जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ में उपस्थित इस क्राइजीन को यहां से निकालकर यदि किसी पादप के आनुवांशिक पदार्थ या डीएनए से जोड़ दिया जाए और उस पादप को अब फसल उत्पन्न में योगदान लिया जाए और जो जीन है उसको फसल उत्पादकता में काम में लिया जाए, तो एक विशेष प्रकार की कीट प्रतिरोधी क्षमता वाली पादप प्रजातियां प्राप्त होती है। आज वो पादप प्रजातियां कीट प्रतिरोधी क्यों है? वो पादप प्रजातियां कीटों को किस प्रकार से खत्म करती है? उस पादप प्रजातियों में किस प्रकार से कीटों को खत्म करने वाली प्रोटीन की उत्पत्ति होगी और वो प्रोटीन किस प्रकार से कीटों में पहुंचकर उसके आहार में क्या परिवर्तन करके किस प्रकार से करती है? तो मैं बता दूं, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा आज तक कोई पेपर आया नहीं है उस पेपर में इस बैसिलस थ्रियोजेनेसिस से संबंधित कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाए। 100% है, 100% पूछे जाने की संभावना है। अर्थात आज तक न तो भूतो और न भविष्यति ऐसा कोई पेपर बना है जिसमें इस बैसिलस थ्रियोजेनेसिस के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाए। तो मैं कह दूं कि बैसिलस थ्रियोजेनेसिस बैक्टीरिया में उपस्थित क्राइजीन को आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा कुछ पादपों में स्थानांतरित कर आनुवांशिक रूपांतरित या पीड़क प्रतिरोधी पादप प्राप्त किए गए थे। उनमें से सबसे पहली थी बीटी कपास और था बीटी मक्का और था बीटी गन्ना। इन पादपों के आनुवांशिक पदार्थ में या इन पादपों के डीएनए में इस बैसिलस थ्रियोजेनेसिस जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ में उपस्थित विशिष्ट प्रकार के क्राइजीन को काट करके और इन पादपों के आनुवांशिक पदार्थों के साथ जोड़ दिया गया। जोड़ करके एक नया पादप प्राप्त किया, जो पादप एक विशिष्ट प्रकार के कीटों के प्रति क्या रखेगा? प्रतिरोधक क्षमता रखेगा। तो किस प्रकार से कैसे किया जाता है? तो मैं कह दूं आपको, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस जीवाणु में एक विशेष प्रकार की जीन उपस्थित रहती है, उस जीन का नाम क्राइजीन है और इस जीन के द्वारा एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण होता है। उस प्रोटीन का नाम क्राई प्रोटीन है। इसी क्राई प्रोटीन को बीटी टॉक्सिन या बीटी टॉक्सिक, बीटी विष कहते हैं। तो क्राई प्रोटीन कह सकते हो, बीटी टॉक्सिक कह सकते हो। क्या होता है बीटी टॉक्सिक? एक प्रोटीन के विशेष प्रकार के रवे होते हैं जो क्षारीय माध्यम में, कौन से माध्यम में? क्षारीय माध्यम में सक्रिय एक्टिव होकर के और कीटों की आहार नाल की उपकला कोशिकाएं, आहार नाल की उपकला कोशिकाओं की पारगम्यता को बढ़ा देती है, जिससे कीटों की आहार नाल फूल जाती है और कीटों की आहार नाल की कोशिकाएं फूल जाती है, जिससे कीट फूल करके फूट जाते हैं, मर जाते हैं। अब होता क्या है, किस प्रकार से होता है? तो मैं ये कहूं कि ये आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा विशेष प्रकार की कीट प्रतिरोधी या पीड़क प्रतिरोधी क्षमता वाली फसलें उत्पन्न करने में इस जीन का उपयोग होता है या इस बैक्टीरिया का उपयोग होता है। करते क्या है? तो मैं ये कह रहा हूं कि बैसिलस थ्रियोजेनेसिस बैक्टीरिया, विधि बता रहा हूं, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस बैक्टीरिया के आनुवांशिक पदार्थ में एक विशिष्ट प्रकार की क्राइजीन उपस्थित रहती है। वो क्राइजीन के अलग अलग नाम हैं। एक तो है क्राइजीन सेकंड AB, दूसरा है क्राइजीन फर्स्ट AC। अब ये जो क्राइजीन है वो इस बैसिलस थ्रियोजेनेसिस जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ में उपस्थित रहती है और इसे एक विशिष्ट प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से इस बैक्टीरिया में उपस्थित जीन को काटा जाता है और काट करके एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस नामक
बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक बैक्टीरिया के शरीर में उपस्थित टीआई यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड के साथ जोड़ करके और आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा एक पुनर्योगज डीएनए बना दिया। इस पुनर्योगज डीएनए को विशिष्ट प्रकार के पादप, वो पादप कपास हो सकती है, वो पादप मक्का हो सकता है, वो पादप गन्ना हो सकता है, उसके अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो जैसे ही इस जीन को इसमें से क्राइजीन सेकंड ए भी हो सकता है और क्राइजीन फर्स्ट एसी हो सकता है। इन जीनों को जैसे ही किसी इस मक्के के पादप में माना कि स्थानांतरित करेंगे आप, तो मक्के का जो पादप है वो इस जीन के द्वारा कूटलेखित होने वाली या कोडित होने वाली एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण करेगा और उस प्रोटीन का नाम है, वो है क्राई प्रोटीन। क्या नाम है? क्राई प्रोटीन। इस क्राई प्रोटीन जो है वो उस पादपों के शरीर में या पादपों के विभिन्न पादप भाग, जड़, तना, पत्तियों में बन करके पड़ी रहती है। जैसे ही कोई कीट उस क्राइजीन, यानी ये क्राइजीन हो सकती है, ये क्राइजीन हो सकती है, कौन कौन से में स्थानांतरित की गई ये आपको आगे बताऊंगा। इन दोनों जीनों में से किसी एक जीन जिस पादप के शरीर में है, उस जीन के द्वारा विशिष्ट प्रकार की एक प्रोटीन का, क्राई प्रोटीन का संश्लेषण जिस पादपों में हो गया है, उन पादपों को जैसे ही कोई कीट खाता है, वो कीट लेपिडोप्टेरॉन गण के हो सकते हैं, लेपिडोप्टेरॉन गण, कोलियोप्टेरॉन गण के हो सकते हैं। जैसे आपको कह दूं कि गन्ने में भेदक रोग उत्पन्न करने वाला, कपास में या मक्का में भेदक रोग उत्पन्न करने वाला कीट, मक्का में भेदक, तने को भेदक रोग उत्पन्न करने वाला कीट है, या गन्ने के तने को भेदने वाला कीट है, या कपास की पत्तियों को खाने वाला जो कीट है वो कीट। जैसे ही इस प्रकार से जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये सारे के सारे क्या है? आनुवांशिक रूपांतरित पादप है। इन पादपों को खाते हैं तो उनका जो पादप भाग है, वो पादप भाग तना हो सकता है, वो पादप भाग पत्ती हो सकती है, वो पादप भाग पुष्प हो सकते हैं, वो पादप भाग कोई फल हो सकते हैं, वो उस कीट के शरीर में जाएंगे। जैसे ही कीट की आहार में जाते हैं तो उस भोज्य पदार्थों के साथ पहुंचने वाली ये क्राई प्रोटीन कीटों की आहार नाल में क्षारीय माध्यम के अंदर सक्रिय होती है। बैक्टीरियाओं में ये कोई हानिकारक प्रभाव उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि बैक्टीरिया का माध्यम कैसा होता है? अम्लीय होता है। किंतु जैसे ही एक प्रोटीन कीटों की आहार नाल की क्षारीय माध्यम में पहुंचती है, वहां पहुंच करके एक अपनी माध्यम, उस क्षारीय माध्यम में एक्टिव होती है और सक्रिय होकर के कीटों की आहार नाल की उपकला कोशिकाओं में या उपकला कोशिकाओं की पारगम्यता को परिवर्तित करते हुए बढ़ा देती है और अंत परासरण की क्रिया के द्वारा कीटों की आहार नाल की उपकला कोशिकाएं फूलती है। फूलने से पूरा का पूरा कीट फूलेगा, फूलकर फट जाएगा और कीट की मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी के द्वारा किसी जीवाणु यानी बैसिलस थ्रियोजेनेसिस जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ में उपस्थित इस क्राई जीन को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जीवाणु की टीआई प्लाज्मिड के साथ जोड़ करके और इन पादपों के शरीर में स्थानांतरित करके और आनुवांशिक रूपांतरित या जेनेटिकली मॉडिफाइड पादप प्राप्त किए हैं जो विशेष प्रकार के कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता दर्शाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि क्राइजीन सेकंड एबी मक्का भेदक या मक्का के तने को छेदित करने वाले कीट को नियंत्रित करने में सहायक होती है। ये जो जीन है वो मक्का जो है उसके तने को भेदित करने वाले कीट को मारने में सहायक होती है। तो ये जो दोनों जीन है वो और किस कीटों को मारती है? एक और उदाहरण देख लीजिएगा, जो क्राइजीन फर्स्ट एसी, याद ये भी रखिएगा, क्राइजीन फर्स्ट एसी जो है ये मक्के की कलिका, जो नई कलिका उत्पन्न होती है, उस कलिका को खाने वाले कीटों को मारने में सहायक होती है। सेकंड एबी तने को और फर्स्ट एसी कलिका, पहले कलिका उत्पन्न होती है इसलिए फर्स्ट आया और बाद में तना उत्पन्न होता है।
कलिका से ही तना रूपांतरित हुआ है, इसलिए यहां पर जीन कैसी आ गई है, सेकंड है। ये याद रखने का तरीका है। दोनों मक्का के कलिका और वयस्क तने को भेदित कर उसे नष्ट पहुंचाने या कष्ट पहुंचाने वाले या खत्म करने वाले कीटों को खत्म करने में सहायक ये दोनों जीन है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो बीटी विष है, जो इस बैसिलस थ्रियोजेनेसिस बैक्टीरिया के आनुवांशिक पदार्थ में उपस्थित क्राई जीन से एक विशेष प्रकार की प्रोटीन या क्राई प्रोटीन जो उत्पन्न हो रही है, यह क्राई प्रोटीन सामान्यतः लेपिडोप्टेरॉन लेपिडोप्टेरॉन गण के कीटों को मारती है। प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है। लेपिडोप्टेरॉन गण के कीटों को मारती है, जैसे भृंग, ये जो भंवरे होते हैं बड़े आकार के, वो लेपिडोप्टेरॉन गण में आते हैं। साथ ही साथ ये कोलियोप्टेरॉन कीट, कोलियोप्टेरॉन गण के कीटों को मारने में भी सहायक होते हैं। कोलियोप्टेरॉन कीटों में जो मुख्यतः आते हैं वो छोटे आकार के जो कीट और जो भृंग होते हैं, जो कलिकाओं को और पुष्पों को मुख्यतः नष्ट करते हैं, उनमें शामिल है। इन सब कीटों को मारने में ये सहायक है। तो ये थी आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक के द्वारा एक बैसिलस थ्रियोजेनेसिस जीवाणु में उपस्थित विशिष्ट प्रकार की क्राई जीन को किसी पादप के आनुवांशिक पदार्थ के साथ मिलाकर जोड़ करके आनुवांशिक रूपांतरित ऐसे पादप प्राप्त किए जाते हैं जिसमें विशेष प्रकार की कीट प्रतिरोधक क्षमता या पीड़क प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। और ऐसे पादपों को प्राप्त करने से कृषि उत्पादकता में बढ़ावा आता है, कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है। और दूसरा, कृषि उत्पादकता में बढ़ावा लाने का आनुवांशिक रूपांतरित द्वारा या विशेष प्रकार के रोग कारकों को, पादप रोग कारकों को रोकने का जो तरीका है, विधि है, वो है अपनी आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए अंतक्षेपण या आरएनए आई अंतक्षेपण कह सकते हैं या इंटरफेरेंस कह सकते हैं। अब क्या है, ये एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, सुनिएगा, सबसे पहले मैं परिभाषा बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा बता रहा हूं तो मैं कहूंगा ये एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें आरएनए अणु किसी पादप शरीर में आरएनए अणु के द्वारा एमआरएनए अणुओं को निष्क्रिय कर एक विशिष्ट एमआरएनए अणु को निष्क्रिय करके और रोग कारक जीव की जीन अभिव्यक्ति को रोककर रोग उत्पत्ति का विरोध करते हैं या रोग उत्पत्ति को रोकते हैं। बात को फिर से समझिएगा। एक ऐसी जैविक क्रिया है, एक ऐसी जैविक क्रिया विधि है जिसमें किसी पादप शरीर में ऐसे विशिष्ट प्रकार के आरएनए अणुओं को प्रवेशित करवा दिया जाता है जिससे ये आरएनए अणु उस पादप शरीर में जाकर के और उस पादप शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले विशिष्ट रोग कारक जीव के विशिष्ट प्रकार के एमआरएनए अणु को निष्क्रिय कर देते हैं, जिससे उस रोग कारक के प्रोटीन संश्लेषण का विरोध या रोग कारक के प्रोटीन संश्लेषण को खंडित कर दिया जाता है, जिससे रोग कारक अपने आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण उस पादप कोशिका में नहीं कर पाएगा, तो वहां उस रोग कारक का वृद्धि और विकास नहीं होने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अर्थात इस विधि आरएनए अंतक्षेपण की क्रिया के द्वारा भी
पादपों में सूक्ष्म जीवों या विशेष प्रकार के सूत्रक्रमी रोग कारकों के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न की जाती है। अब इसका मैं उदाहरण बताता हूं। एक नाम है और वो नाम है मेलोइडोनिया, मेलोइडोगाइनिया, इनकोग्नेशिया। मेलोइडेगाइन, इनकोग्नेशिया नामक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सबको याद रखना है। एक सूत्रक्रमी होता है जो तंबाकू, वैसे तो तंबाकू भी ज्यादा तो लाभ नहीं पहुंचाने वाला, फिर भी क्या करें, तंबाकू खाने वालों के लिए तो जीवन बाण है। तंबाकू की जड़ों में रोग उत्पन्न कर नुकसान पहुंचाता है। कौन? एक मेलोइडेगाइन इनकोग्नेशिया नामक सूत्रक्रमी है। सूत्रक्रमी मतलब थ्रेड वर्म है, या यूं कहें एस्केरियसिस या प्लेटिहेल्मिंथी संघ का कोई जीव है जो तंबाकू के पादप में परजीवी के रूप में उपस्थित रहते हुए उसकी जड़ों में रोग उत्पन्न कर पादप को खत्म कर देता है, पादप को नष्ट कर देता है, जिससे फसल उत्पादकता में कमी आ जाती है। इस सूत्रक्रमी यानी इस मेलोइडेगाइन इनकोग्नेशिया सूत्रक्रमी का तंबाकू के पादप में वृद्धि और विकास गुणन रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने एक विशेष प्रकार की आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी को उपयोग में लिया। उस तकनीकी का नाम है आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनए अंतःक्षेपण। आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनए अंतःक्षेपण क्रिया। अब देखिएगा, सभी प्रकार के यूकैरियोटिक जीवों में, सभी प्रकार के यूकैरियोटिक जीव जैसे आप और हम हैं, उनमें कोशिका सुरक्षा की एक विधि है, एक पद्धति है। क्या है इसमें? इसमें होता यह है कि एक विशेष प्रकार का एक विशेष प्रकार का एक विशेष प्रकार का डीएस आरएनए। आरएनए सामान्यतः एक रज्जुक होते हैं और डीएनए सामान्यतः द्विरज्जुक होते हैं, किंतु अपवाद स्वरूप कभी कभी डीएस आरएनए सूक्ष्म जीवों में, जैसे प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है, उनमें उपस्थित रहते हैं। वो प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव अपने शरीर में डीएस आरएनए को भेजते हैं, तो उस डीएस आरएनए के विरुद्ध अपने शरीर में भी एक ऐसी आरएनए अंतःक्षेपण या एक विशेष प्रकार के आरएनए एमआरएनए के अनुलेखन की क्रिया को रोकने की विधि पाई जाती है, जिससे जो रोग कारक सूक्ष्म जीव यूकैरियोटिक जीवों में रोग उत्पत्ति के समय एक विशेष प्रकार का डीएस आरएनए भेजते हैं। उस डीएस आरएनए में अनुलेखन की क्रिया द्वारा एक विशेष प्रकार के एमआरएनए का निर्माण होता है। इस विशिष्ट एमआरएनए के द्वारा ही आगे प्रोटीन का निर्माण होने वाला है, अनुवादन की क्रिया द्वारा। तो अपने ये काम तो किसने किया था? रोग उत्पन्न करने वाले प्रोकैरियोटिक जीवों ने किया था। तो अपनी जो यूकैरियोटिक सजीव है, उनमें इस एमआरएनए को खत्म करने वाली कुछ विशेष प्रकार के आरएनए उपस्थित रहते हैं, और वो आरएनए इस एमआरएनए की क्रिया को रोक देते हैं, एमआरएनए की क्रिया में इंटरफेरेंस कर देते हैं, एमआरएनए की क्रिया को खत्म कर देते हैं, जिससे ये जो प्रोकैरियोटिक जीव जो अपने शरीर में रोग उत्पन्न कर रहे थे, वो अपनी प्रोटीन का संश्लेषण आगे नहीं कर पाएंगे, जिससे इसका वृद्धि, विकास और गुणन रुक जाएगा। अर्थात आरएनए इंटरफेरेंस की क्रिया द्वारा अधिकांश यूकैरियोटिक कोशिकाएं अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। इसी बात को वैज्ञानिकों ने आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीकी के आधार पर उपयोग में लेते हुए विशेष प्रकार के पादपों के शरीर में इस विशेष प्रकार के सूत्रक्रमी के वृद्धि और विकास को अवरोधित करने हेतु, रोकने हेतु, इस विशेष प्रकार के सूत्रक्रमी के वृद्धि या विकास को अवरोधित करने हेतु, रोकने हेतु एक तरीका ढूंढा, और वो तरीका था आरएनए इंटरफेरेंस क्रिया।
अब इस विधि में होता क्या है, तो मैं आपको कह दूं, आरएनए इंटरफेरेंस की क्रिया में सबसे पहले एक द्विसूत्रीय कंप्लीमेंट्री डीएस आरएनए, एक द्विसूत्रीय कंप्लीमेंट्री डीएस आरएनए के द्वारा एक विशेष प्रकार के एमआरएनए को निष्क्रिय कर दिया जाता है, एक विशेष प्रकार के एमआरएनए को काटकर खत्म कर दिया जाता है, जिससे जिससे एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण रुक जाता है। और प्रोटीन का संश्लेषण रुकने से वो रोग कारक जो रोगाणु होता है, वो रोगाणु, माना कि यहाँ ये सूत्रकृमि है, वो अपने विशिष्ट प्रोटीन का संश्लेषण नहीं कर पाता है। तो इस विधि में क्या करता है, इस संपूरक डीएस आरएनए का स्रोत संक्रमण करने वाले परजीवी, यानी विषाणु हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, अन्य परजीवी है, में पाया जाने वाला संपूरक आरएनए है, जो अपनी जीनों को प्रतिकृतियन के उपरांत बनने वाला जो मध्यवर्ती आरएनए है, उस मध्यवर्ती आरएनए को आप, या उस मध्यवर्ती आरएनए का निर्माण करने वाली जीन, मध्यवर्ती आरएनए का निर्माण करने वाली जीन को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जीवाणु के टीआई प्लाज्मिड के साथ जोड़ करके रोग उत्पन्न करने वाले पादपों के शरीर में पहले से ही भेज देते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जो पादप है, जिस या तंबाकू के पादप में माना कि ऐसा रोग उत्पन्न होने वाला है, तो एक विशेष प्रकार के डीएनए के टुकड़े को आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जीवाणु के टीआई प्लाज्मिड के साथ जोड़ करके इस तंबाकू के पादप में एक विशेष प्रकार के एमआरएनए का निर्माण करने वाले डीएनए को पहले से ही भेज दिया है। अब वो सूत्रकृमि जाता है और सूत्रकृमि वहां जाकर के और अपना एक एमआरएनए बनाएगा। उस एमआरएनए की क्रिया को पहले से ही, जो अपन ने डीएनए भेजा है, वो डीएनए पहले से ही कंप्लीमेंट्री एमआरएनए का निर्माण करके रखेगा, द्विसूत्रीय एमआरएनए का निर्माण करके रखेगा, जो इस सूत्रकृमि द्वारा बनाए गए एमआरएनए से जुड़ करके और उसको क्या कर देता है, इस सूत्रकृमि द्वारा उत्पन्न किए गए एमआरएनए से जुड़ करके और उसको क्या करता है, नष्ट कर देता है, जिससे ये सूत्रकृमि अपने प्रोटीन का निर्माण उस तंबाकू के पादप में नहीं कर सकता। तो इसमें सूत्रकृमि का विरोध किसने किया, एक विशेष प्रकार के आरएनए ने किया। और उस आरएनए का निर्माण अपन ने कैसे कराया, एक विशेष प्रकार की उस कंप्लीमेंट्री आरएनए का संश्लेषण करने वाली जीन को आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा उस पादप में आपने पहले ही भेज दिया। तो आपने आरएनए अंतःक्षेपण क्रिया के द्वारा विशेष प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमता रखने वाले पादपों को आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा प्राप्त कर लिया है। अब अगला कृषि उत्पादन में आनुवांशिक अभियांत्रिकी का जो योगदान है, वो तीसरा योगदान है वायरस प्रतिरोधी पादप प्राप्त करना। तो टोबैको मोजैक वायरस और पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर वायरस के केवल प्रोटीन आवरण का निर्माण करने वाले जीन को आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा पादपों में प्रवेश करवाकर आप वायरस प्रतिरोधी पादप प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा एक विशेष प्रकार के वायरसों को या वायरस का आवरण का निर्माण करने वाले जीन किसी पादप शरीर में पहले से ही भेज दें। जैसे टोबैको मोजैक वायरस तंबाकू में संक्रमण उत्पन्न करता है, तो उसके जीनों को पहले से ही आप स्थानांतरित करके और इस प्रकार से वायरस प्रतिरोधी पादप भी आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला, कुछ विशेष प्रकार के पोषक पदार्थ, कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन, कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन, कुछ विशेष प्रकार के जैव अणु, कुछ विशेष प्रकार के एमिनो अम्ल, कुछ विशेष प्रकार के पोषक तत्वों युक्त खाद्य उत्पादकता में बढ़ावा लाने के लिए आप आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा पादपों की जीन में परिवर्तन कर उन पोषक तत्व, उस जैव तत्व, उस एमिनो अम्ल, उस संपूरक खाद्य उत्पादन को प्राप्त करने वाले या उत्पन्न करने वाले जीनों को पादपों की जीन में डाल देते हैं, जिससे एक नई पादप प्रजातियां प्राप्त हो जाती है। और इस प्रकार से जो नई पादप प्रजाति प्राप्त होगी, वो अब अपने खाद्य उत्पादनों के साथ उस विशेष प्रकार के प्रोटीन, उस विशेष प्रकार के एमिनो अम्ल, उस विशेष प्रकार के एंजाइम, उस विशेष प्रकार के हार्मोन, उस विशेष प्रकार के जैव अणु का निर्माण करेगी, जिसको आप खाद्यान्नों के साथ उपयोग में लेते हुए मानव में विभिन्न प्रकार के रोगों की उत्पत्ति और रोगों के रोकथाम में काम में ले सकते हैं। जैसे आने वाले समय में आपको इंसुलिन को कंट्रोल करने की गोलियां नहीं खानी पड़ेगी। अभी तो आपने प्रयोगशाला में इंसुलिन बनाया है, अब वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, इंसुलिन को उत्पन्न करने वाले जीन को गेहूं के अंदर डाल रहे हैं।
अब गेहूं, एक ऐसी गेहूं उत्पन्न की जाएगी, उस गेहूं में गेहूं उत्पत्ति के साथ साथ, अर्थात गेहूं में पोषक तत्वों के साथ साथ इंसुलिन हार्मोन भी उपस्थित रहेगा। अर्थात डायबिटीज से ग्रसित व्यक्ति को अब भोजन से पहले गोली नहीं खानी पड़ेगी, आपने इंसुलिन हार्मोन के रूप में इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लेना पड़ेगा। इंसुलिन वाले गेहूं की रोटी बना करके खानी होगी, जिसमें आपका मधुमेह या आपकी शर्करा की जो मिठास है वो अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। देखिएगा अब आगे आगे क्या होने वाला है। आपने क्या किया, जौंक, एनेलिडस शंका, एनेलिडस शंका एक जौंक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त का प्रतिस्कंदन करने वाली विशेष प्रकार की हिरुडिन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। उस हिरुडिन का निर्माण जौंक में कोई न कोई जीन करती है। उस हिरुडिन का निर्माण उस जौंक के शरीर में जो जीन करती है, उस जीन को पहचान कर काट करके और पादप में डाल दिया, ब्रेसिका निफेंथिस, ब्रेसिका निफेंथिस पादप में, पादप की जीन में डाल दिया और उस पादप को अनुवांशिक रूपांतरित करके पादप को उत्पन्न किया। तो वो पादप अपने उत्पादों के साथ में किसको उत्पन्न करेगा, हिरुडिन को भी उत्पन्न करेगा। तो ऐसे अन्न को खाने से आपका रक्त गाढ़ा नहीं होगा या रक्त का रक्त वाहिनियों में थक्का जमने की संभावना नहीं रहेगी, अर्थात रक्त का स्कंदन कहीं पर, रक्त का शरीर के आंतरिक भागों में स्कंदन होकर के क्लॉट का डिपोजिशन नहीं होगा। तो देखिएगा रक्त स्कंदन, रक्त का जब क्लॉट हो जाता है तो वो क्लॉट घूमता घूमता यदि रक्त वाहिनी यानी हार्ट की रक्त वाहिनी या कोरोनरी ब्लड वेसल्स में चला जाता है तो वहां जाकर के और कई प्रकार के रोग उत्पन्न करता है, कई प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। और उन रोग क्या है, एंजिना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन और कार्डियक अरेस्ट। सबसे पहले एंजिना पेक्टोरिस होगा, उसके बाद कार्डियक इन्फेक्शन होगा और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट है। और कार्डियक अरेस्ट में वही काम होता है जैसे बल्ब बंद, बल्ब का स्विच बंद करने से बल्ब बंद हो जाता है, उसी प्रकार से कार्डियक अरेस्ट में मनुष्य की सडन डेथ होती है। तो ऐसी घातक बीमारियां सीधी मृत्यु का सामना करने से रोकता है आपको वो हिरुडिन वाला अनाज या ब्रेसिका निफेंथिस जो हिरुडिन उत्पन्न करती है वो। अब अगला है बी, चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। देखिएगा पहला कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग थे, जिसमें आपने विभिन्न प्रकार के जेनेटिकली मॉडिफाइड पादपों को उत्पन्न कर आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा आनुवांशिक रूपांतरित पादपों को उत्पन्न कर कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के साथ साथ विभिन्न मानव उपयोगी पोषक पदार्थ, सूक्ष्म जैव अणु, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन, एमिनो अम्लों का निर्माण करवाकर और मानव उपयोगी क्रियाओं को संपन्न करवाते हुए मानव उपयोगी रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हुए पादप प्रजाति को एक खिलौने के रूप में बायोटेक्नोलॉजी से कुछ परिवर्तन करते हुए और आपने उसके जीवन में कई प्रकार के नए आयामों को स्थापित किया है। तो ये कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी थी। अब चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के क्या अनुप्रयोग है, तो सबसे पहले मैं आपको चिकित्सा यानी मेडिसिन के फील्ड में काम आने वाले आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी से निर्मित होने वाले कुछ विशिष्ट प्रकार के जैव अणुओं, कुछ विशिष्ट प्रकार के हार्मोनों, कुछ विशिष्ट प्रकार के आनुवांशिक रूपांतरित वैक्सीन को इस बोर्ड की प्लेटफॉर्म पर रख रहा हूं या इस बोर्ड पर आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें सबसे पहला है इंसुलिन। नाम आप सबने सुना होगा। वैज्ञानिकों ने आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा इंसुलिन का संश्लेषण प्रयोगशाला में कर लिया है, या इंसुलिन को बनाने वाली जो जीन है ना, उस जीनों के अनुक्रमों को ढूंढा और उस जीनों के अनुक्रमों को ढूंढ करके और उस जीनों के अनुक्रम में उपस्थित न्यूक्लियोटाइडों को प्रयोगशाला में बना करके और 51 एमिनो अम्लों की एक विशेष प्रकार 51 एमिनो अम्लों को कोडित करने वाली एक विशेष प्रकार के न्यूक्लियोटाइडों का अनुक्रम बना करके और इकोलाई जीवाणु में भेज दिया। उस इकोलाई जीवाणु को प्रयोगशाला के अंदर संवर्धन माध्यम में संवर्धित कर जितना चाहिए उतना करोड़ों टन की मात्रा में इंसुलिन का संश्लेषण कर लिया। तो इस प्रकार से निर्मित होने वाला इंसुलिन जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक द्वारा बना है और उसका उपयोग आज चिकित्सा के क्षेत्र में या मेडिसिनल फील्ड में आप टाइप फर्स्ट, कौन सा टाइप फर्स्ट डायबिटीज इंसिपिडस मेलाइटस के उपचार में इसका
उपयोग होने लगा। तो इस प्रकार की जो इंसुलिन है वो आपने बायोटेक्नोलॉजी विधि से प्राप्त की, जिसको होमुलिन भी कहते हैं। और इस विधि से प्राप्त होने वाली इंसुलिन आपके टाइप फर्स्ट डायबिटिक मेलाइटिस के उपचार में इंजेक्टेबल के रूप में प्रयोग होती है। अगला दूसरा जो जैव रासायनिक पदार्थ या आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा उत्पन्न होने वाला जैव रसायन जिसका उपयोग मेडिसिनल फील्ड में विशिष्ट प्रकार के रोगों के उपचार में किया जाता है, वो है इंटरफेरॉन। आप लोगों ने कभी पढ़ा था 8वें चैप्टर को पढ़ते वक्त कि इंटरफेरॉन वायरस संक्रमित कोशिकाओं की निकटवर्ती वायरस संक्रमित कोशिकाओं से संश्लेषित होने वाली एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है जो वायरस संक्रमित कोशिकाओं के आसपास उपस्थित कोशिकाओं में वायरस संक्रमण का विरोध या प्रतिरोध करती है, उसको इंटरफेरॉन कहते हैं। ऐसे इंटरफेरॉन की खोज आइजैक और लिंडमैन ने की थी और इस इंटरफेरॉन में उपस्थित प्रोटीन वाली रासायनिक संरचना का वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और उस प्रोटीन का निर्माण करने वाले जो जीन है उस जीन को वैज्ञानिकों ने आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा सूक्ष्म जीवों के आनुवांशिक पदार्थों के साथ भेज करके और प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम में संवर्धन माध्यम में ऐसे इंटरफेरॉन को प्राप्त कर लिया। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक अल्फा इंटरफेरॉन होते हैं और दूसरे बीटा इंटरफेरॉन होते हैं। अल्फा इंटरफेरॉन विभिन्न प्रकार के रेट्रोवायरसों के संक्रमण के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर और एंटीवायरल ड्रग्स के रूप में प्रयोग होते हैं, और जो बीटा इंटरफेरॉन होते हैं वो हर्पिस और विभिन्न प्रकार के वायरल डिजीज, हर्पिस वार्ट, हर्पिस डिजीज जो होते हैं उनके उपचार में या ट्रीटमेंट में प्रयोग में लिया जाता है। तीसरा है ह्यूमन रिकॉम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन रिकॉम्बिनेंट गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं इसको और सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं इसको। क्या होता है? ये आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा संश्लेषित एक विशिष्ट प्रकार का हार्मोन है जिसका उपचार या जिसका उपयोग बौनेपन या ठिगनापन जो होता है, जिस व्यक्ति की शरीर की लंबाई आसानी बराबर मात्रा में नहीं बढ़ रही है उसको दे करके और उसकी लंबाई को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाया जा सकता है। अगला इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, आपने नाम सुना है तो, नहीं तो मैं बता देता हूं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा एक विशेष प्रकार के जैव अणु या इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है जो एनीमिक रोग या रक्ताल्पता से ग्रसित व्यक्तियों के शरीर में देकर के और अस्थि मज्जा में इरिथ्रोपोइसिस की क्रिया को प्रेरित कर आरबीसी के निर्माण को प्रेरित किया जाता है। अगला पांचवा और छठा स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्टेप्टो एंड यूरोकाइनेज भी कहते हैं, दूसरा है ये तो। यूरोकाइनेज, ये दोनों आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा प्राप्त विशेष प्रकार के हार्मोन है, विशेष प्रकार के एंजाइम है जिसका उपयोग रक्त का थक्का कहीं जम जाता है तो रक्त वाहिनियों में जमे हुए रक्त के थक्के या स्पॉट को घोलने में सहायक होते हैं, जिसको स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा उसके आनुवांशिक या जीनों में कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन करवाकर ऐसे ऐसे एंजाइम उत्पन्न किए जाते हैं जो रक्त वाहिनियों में रक्त के थक्के को घोलकर रक्त का प्रॉपर व्यू में संचरण होता रहे, इस हेतु सहायक होते हैं। अगला है प्लाज्मिनोजन टिश्यू वर्धक।
प्लाज्मिनोजन टिश्यू फैक्टर, ये विशेष प्रकार के टिश्यू फैक्टर होते हैं जो रक्त वाहिनियों में उपस्थित रुधिर के जमाव को कम करने वाले एंजाइम होते हैं। अगला है ट्यूमर नेक्रोसिस। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर विशेष प्रकार के हार्मोन होते हैं जिसका उपयोग कैंसर जैसी घातक बीमारियों में ट्यूमर को इंड्यूस करने वाले जो कारक है उनको खत्म करने में इसका उपयोग होता है। अगला है इंटरल्यूकिन। इंटरल्यूकिन भी कैंसर को खत्म करने वाली एक औषधि है। अगला है यूरोकाइनेस या यूरोगैस्ट्रॉन, घाव को भरने में काम आने वाले एंजाइम है यूरोगैस्ट्रॉन। अगला है रिलैक्सिन, आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा कृत्रिम माध्यम में संश्लेषित किया गया एक विशेष प्रकार का हार्मोन है जो प्रसव क्रिया के समय श्रोणि मेखला को ढीला कर प्रसव क्रिया के समय श्रोणि मेखला को ढीला कर प्रसव को आसानी से संपन्न करवाने में सहायक होता है। अगला है स्टेटिन, पहले ही बता चुका हूं 9वें चैप्टर में। स्टेटिन ये भी एक विशेष प्रकार का बायोमोलिक्यूल है जिसकी सहायता से रक्त में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल के लेवल को या जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उस बैड कोलेस्ट्रॉल को रक्त में से खत्म करने में, हटाने में या डाइजेस्ट करने में सहायक होता है। मोनोकोकस प्रोप्यूरस से प्राप्त होने वाला एक जैव रासायनिक अणु या आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी से प्राप्त होने वाला औषधीय पदार्थ है। अगला है कोगुलेटिंग फैक्टर। फैक्टर, दो प्रकार के कोगुलेटिंग फैक्टर प्राप्त किए गए आनुवांशिक अभियांत्रिकी से, एक तो 7वां है और अगला 9वां है। जो 7वां कोगुलेटिंग फैक्टर है वो हीमोफीलिया के ट्रीटमेंट में सहायक है, हीमोफीलिया ए के ट्रीटमेंट में सहायक है। और जो 9वां कोगुलेटिंग फैक्टर है वो हीमोफीलिया बी के ट्रीटमेंट में सहायक है। तो ये जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा जो एंटीकोगुलेंट फैक्टर प्राप्त हुए हैं वो हीमोफीलिया के उपचार, एक 7वां है वो ए हीमोफिलिक ए के उपचार में है, 8वां हीमोफिलिक बी के उपचार में सहायक होता है। अगला और भी विभिन्न प्रकार के हैं। डीएनएस एक विशेष प्रकार का आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा संश्लेषित होने वाला एंजाइम है। ये डीएनएज एंजाइम है जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट में उपयोगी होता है। ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के वैक्सीन, जैसे हेपेटाइटिस का वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वो आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा उत्पन्न की जाते हैं। और मॉडर्न युग में जितने भी बहुत अधिक विकसित वैक्सीन जैसे कोरोना का वैक्सीन है और ये अधिकांश जो वैक्सीन है उनको आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। तो ये सारे आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी या बायोटेक्नोलॉजी को उपयोग में लेकर के इस प्रकार के विभिन्न जैव रासायनिक अणुओं, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, जैव अणुओं का संश्लेषण, रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण किया जाता है जो मानव में विभिन्न प्रकार के रोगों की उत्पत्ति को रोकते हैं या रोग से बचाव में सहायक है या रोग के उपचार में भी सहायक होते हैं। तो ये था मानव में विभिन्न प्रकार के चिकित्सकीय उपचारों में काम आने वाले जैव प्रौद्योगिकी के अणु। अगला आनुवांशिक अभियांत्रिकी से निर्मित इंसुलिन। आपने अभी कहा था कि मेडिसिनल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी के क्या अनुप्रयोग है, उसमें सबसे पहला अनुप्रयोग था, आपने लिखा था कि इंसुलिन को उत्पन्न करना या इंसुलिन का निर्माण करना। अब इंसुलिन कैसे उत्पन्न होता है और इंसुलिन किस रूप में उत्पन्न होकर के और मनुष्य में मधुमेह रोग के उपचार में कैसे उपयोग में लिया जाता है, ये सारी बातें आप देखेंगे अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ रहे।